नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। आज हम विजन आईएएस के ही मंथली मैगजीन को कंटिन्यू करने वाले हैं और जो हमारा इकोनॉमी का पार्ट 2 बचा हुआ था, जो मैंने आपको पहले भी बोला है, वो हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हमारा एक सेक्शन बचेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो जल्द से जल्द कवर किया जाएगा। उसके बाद हम आपको बता दें कि जो ओनली आईएएस का इन्वायरमेंट सीरीज हम चला रहे हैं डिटेल्ड डिस्कशन के साथ विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, बेफिक्र रहें, हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। अब चूंकि क्या होता है कि करंट अफेयर्स मंथली आते हैं, तो अगर आप उसी मंथ में खत्म कर दें तो बेहतर होगा। ज़्यादा डिले करने से फिर एक दिक्कत आ जाती है कि हम करंट अफेयर्स को पढ़ते नहीं हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लेट्स से कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, अब अगर करंट डे का न्यूज़पेपर आपने नहीं पढ़ा तो अगले दिन आप उस न्यूज़पेपर को छुएंगे भी नहीं। ऐसा साइकोलॉजी हमारा बना हुआ है, इसलिए हम करंट अफेयर्स को जल्द से जल्द कवर करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप बेफिक्र रहिए, आपको जो भी इन्वायरमेंट का लेक्चर सीरीज है वो जल्द से जल्द मिलना शुरू हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो पहला आर्टिकल है हमारा इस लेक्चर का, वो है क्रिएटिव इकोनॉमी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं कि भाई क्रिएटिव इकोनॉमी होता क्या है। देखिए, जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है या नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम क्रिएटिव इकोनॉमी के अंतर्गत कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि भाई कोई फिल्म बना रहा है, तो फिल्म में क्या है, क्रिएटिव आइडियाज है, इमेजिनेशंस है, यूनिक आइडियाज। तो वो जो सर्विसेज है वो आपका क्रिएटिव इकोनॉमी के अंतर्गत काउंट होगी। या फिर एडुटेनमेंट, यानी कि एजुकेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद एंटरटेनमेंट, तो ये भी आपका क्रिएटिव इकोनॉमी का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्रिएटिव आइडियाज को शामिल करके इंटीग्रेट करके एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी प्रकार से कोई कविता लिखता है, कोई बुक पब्लिश करता है, तो ये सब भी आपका क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है। दैट मीन्स कि क्रिएटिव इकोनॉमी इज नथिंग बट बेस्ड ऑन नॉलेज। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब क्रिएटिव इकोनॉमी को हम ऑरेंज इकोनॉमी भी कहते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना है, सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब थोड़ा सा हम कंटेक्स्ट पर चलते हैं। बेसिक्स आपने समझ लिया, कंटेक्स्ट समझना जरूरी है। तो जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी लॉन्च किया, ताकि जो इंडिया के क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो वास्ट पोटेंशियल है, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेकर, चाहे इकोनॉमी के ग्रोथ को लेकर, चाहे सोशल इंक्लूजन को लेकर, तो उन सब पोटेंशियल को ग्रैस्प करे। इस माध्यम से, इस मकसद से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के अन्य एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसके विभिन्न डायमेंशन है। जैसे हेरिटेज के फील्ड में आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशंस लाइक आर्ट्स, क्राफ्ट्स, जो मूर्तियां होती हैं, है ना, फेस्टिवल्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं, वो भी क्या है, क्रिएटिव इमेजिनेशंस का ही तो पार्ट है। दूसरा आप देख लीजिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर होता है, लाइव म्यूजिक शो चलते हैं, डांस प्रोग्राम चलते हैं, यहाँ सब भी क्रिएटिविटी का ही इस्तेमाल हो रहा है। कैसे आप आकर्षित हो जाते हैं किसी के अच्छे डांस परफॉर्मेंस से, और बाद में आप उनके शोज भी देखने के लिए विजिट करते हैं, पैसे देते हैं, तो क्या इकोनॉमी ड्राइव नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो ये आपका दूसरा सेक्टर हुआ। आर्ट्स मैंने आपको बताया। फिर आप देखिए, मीडिया में आपका फिल्म, टेलीविजन, रेडियो, यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत सारे चैनल्स को एक्सेस करते हैं, जो आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन, कॉमेडी वीडियोज, क्रिएटिव वीडियोज सब प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब भी आपका क्रिएटिव इंडस्ट्रीज का पार्ट है। उसके बाद सॉफ्टवेयर सर्विसेज, वीडियो गेम्स, डिजिटाइज्ड क्रिएटिव कंटेंट,
तो इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मोनोटोनस ना हो जाए, सिर्फ एक एग्जाम्पल सोच के आप मोनोटोनस ना हो जाए। मल्टीपल एग्जाम्पल्स रहेगा तो आपकी थॉट प्रोसेस काफी दूर तक जाएगी, विभिन्न सेक्टर्स में आप क्रिएटिव डायमेंशंस को सोच सकते हैं। उसी प्रकार से विजुअल आर्ट्स, लाइक कोई अच्छा पेंटिंग करता है, स्कल्पचरिंग करता है, फोटोग्राफी, एंटीक्यूज, ये सब में शामिल है। पब्लिशिंग वाले में मैंने आपको बता दिया, बुक हो गया, कविताएं हो गई, कहानियां हो गई, ठीक है। फिर डिजाइन्स भी शामिल है, क्रिएटिव सर्विसेज भी इसमें शामिल है, लाइक आर्किटेक्चर, कोई अच्छा बिल्डिंग डिजाइन करता है, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल, ओके। और ये सब आपका यूएनसीटीएडी से लिया गया है ये फिगर। और आप हमें बताइए यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कब बना और इसका फंक्शन क्या है, और ये कुछ रिपोर्ट्स भी रिलीज करते हैं, तो आप हमें उस रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आपको अगला स्टेप क्या देखना है कि क्रिएटिव इकोनॉमी के क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, मैंने आपको बताया। और ये जो नॉलेज है या तो हम शिक्षा से प्राप्त कर सकते हैं या फिर स्किल्स लेकर। स्किल्स कहाँ से आ सकता है, हो सकता है हम प्रेजेंट टाइम में सीखे, या फिर हो सकता है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ हो। अब जैसे बहुत सारे जो फेस्टिवल्स आप देखते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू किया गया ना, या फिर ट्राइबल्स में कुछ नया प्रोडक्ट या फिर कुछ कल्चर या आर्ट्स बनाने की टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ और हम उसे अगर यूज करते हैं, उसकी मार्केटिंग होती है, तो वो भी आपका क्रिएटिव इकोनॉमी में आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओरिजिनल आइडिया एंड इमेजिनेशन होता है। जैसा कि मैंने बताया, कोई मूवी बना रहा है तो उसका आइडिया उसके दिमाग से निकल रहा है, उसके दिमाग की क्रिएटिविटी है। कॉमेडी वीडियोज कोई बना रहा है तो उसकी क्रिएटिविटी है, कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है तो वो भी उसकी क्रिएटिविटी है। उसके बाद देखिए नॉन रेपिटेटिव एंड एडेप्टिव, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चीज को बार बार रिपीट करो, चेंजेज होते रहेंगे। क्रिएटिविटी का मतलब ही होता है कि भाई पहले के मुकाबले जो दूसरा चीज बनेगा उसमें बदलाव होते रहेंगे। जैसे कॉमेडी कंटेंट आप देखिए, मूवी कंटेंट देखिए, चेंज होते रहते हैं स्टोरी। कोई राइटर कुछ लिखता है, उसके फीलिंग्स, इमोशंस चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन द स्टोरी, ओके। और यहाँ पर आप देखिए 69% ऑफ जॉब्स विल बी थ्रेटेंड ड्यू टू द ऑटोमेशन बाय 2040। तो इसका मतलब क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए अच्छा चांस है, क्योंकि ये थ्राइव करेगा, क्योंकि जो चीजें ऑटोमेटिव है, बार बार वही चीज रिपीट होती है, तो वहाँ उसका जगह, मतलब लोगों का जगह मशीन ले लेगा। लेकिन क्रिएटिव आइडियाज तो कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा प्रभावित नहीं होंगी, हालांकि ये भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि एआई जो आ गया है इसमें आप बोलेंगे कि भाई जोक पेश करो, स्टोरी पेश करो, तो वो भी क्रिएट कर देता है। तो कुछ लेवल तक तो थ्रेट है, लेकिन ज्यादा थ्रेट है आपका एआई का ऑटोमेशन, ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज से। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यू चेन, इसके माध्यम से जो हमारी कल्चरल वैल्यूज है वो सब भी प्रमोट हो सकती है वाया द क्रिएटिव रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो ये हमने डिस्कस किया। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है क्रिएटिव इकोनॉमी का। तो सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक लेवल पर देखते हैं, तो एक तो ये है कि लिंकेजेज एंड स्पिल ओवर इफेक्ट, यानी कि हम अगर कोई फिल्म बना रहे हैं, उसके साथ साथ आप समझिए कि जो भी आपके फिल्म बनाने में जो रिक्वायरमेंट्स है, भाई स्टेज खरीदना पड़ेगा, साथ के साथ जो भी इक्विपमेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, वो खरीदना पड़ेगा, तो वो दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए भी ड्राइवर्स का काम करती हैं। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो आप समझिए कि कोई ट्राइबल लोकेशन है, वहाँ बहुत ही अच्छी आर्ट्स परफॉर्म की जाती है, विजुअल आर्ट्स परफॉर्म की जाती है, तो दूर दराज के इलाकों से लोग आएंगे। आप मेला में जाते हैं कि नहीं, क्यों जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर आकर्षण होता है, ओके। तो ऐसे आप समझिए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोशन होगा। उसके बाद यूएन एस्टिमेट्स के अनुसार देखें, यूनाइटेड नेशन के एक डाटा के अनुसार, तो जो क्रिएटिव इकोनॉमी इंडस्ट्रीज है लगभग $2 ट्रिलियन का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करती है एंड लगभग 50 मिलियन जॉब्स पूरे दुनिया भर में क्रिएट करती है। तो ये आप थोड़ा डाटा याद रखेंगे।
और उसके बाद देखिए सोशल एस्पेक्ट्स में इनका क्या बेनिफिट है, तो जो 23% लोग एम्प्लॉयड हैं क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में, वो 15 से 29 साल के बीच के लोग हैं। यानी कि इस पीरियड में आप देखिए काफी ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज लोगों के पास रहता है। हम और आप कितने ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्रिएटिव सोचते हैं। ओके, तो क्रिएटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड का एग्जांपल्स आपको क्रिएटिव इकोनॉमी में देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जो वुमेन है वो 45% ऑफ क्रिएटिव ऑक्यूपेशंस को होल्ड करती हैं, वर्ल्ड वाइड देखा गया है। उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एडुटेनमेंट के माध्यम से। ओके, और एडुटेनमेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई पहले ट्रेडिशनल एजुकेशन होता था, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाए जाते थे, स्लेट पर पढ़ाए जाते थे। अभी क्या है, डायरेक्ट एनिमेशन के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपका अटेंशन खींचा जाता है, आपको और ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। तो स्किल डेवलपमेंट सब भी प्रमोट हो रहा है। उसके बाद देखिए डेमो डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर। इसमें क्या है कि अगर किसी देश का कल्चरल एक्टिविटीज पूरे दुनिया भर में छा रहा है, जैसे योगा की ही बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर फेस्टिवल सब दुनिया भर में ऑर्गेनाइज हो रही हैं, भारत की फेस्टिवल, तो इससे पीपल टू पीपल टाइज बढ़ रहा है। और पीपल टू पीपल टाइज इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर, इंक्रीजिंग सॉफ्ट पावर। ओके, जैसे एक और एग्जांपल है कि इंडियन क्विशाइन यानी कि भारतीय व्यंजन पूरे दुनिया भर में फेमस है। गुपचुप, गोलगप्पे, ये सब क्या है, दुनिया भर में आकर्षित होते हैं। जलेबी दुनिया भर में आकर्षित होते हैं। तो ये भी इंडिया के सॉफ्ट पावर का एक इंटीग्रल पार्ट आप कह सकते हैं। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि ये क्रिएटिव आइडियाज नॉलेज पर आधारित होती हैं, तो जनरली या मोस्टली ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। ओके, और उतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन इसमें नहीं देखने को मिलता है जितना हम माइनिंग या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इश्यू कि हर्डल्स क्या है जो हमारे क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास करता है। तो एक तो है डिजिटाइजेशन चैलेंज, क्योंकि ये सब क्रिएटिव इकोनॉमी आजकल डिजिटल दुनिया में ज़्यादा प्रमोट होती है। अगर डिजिटलाइजेशन है तो लोग वीडियो बना के फेसबुक, व्हाट्सएप पर डालते हैं, इंस्टा पर डालते हैं, तो लोग उसे देखते हैं, तो उनका प्रमोशन होता है। लेकिन अब रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी नहीं है, जेंडर डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, तो भाई बहुत सारे जो पोटेंशियल्स हैं वो तो धरे के धरे रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों की क्रिएटिविटी कमर्शियलाइज नहीं हो पाती है, मार्केटाइज्ड नहीं हो पाती है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डाटा भी दिया गया है और मैं चाहता हूँ कि आप ये डाटा यूज करें। अबाउट 25% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर डिजिटली लिटरेट, मतलब सिर्फ 25% रूरल हाउस होल्ड ही डिजिटली लिटरेट है, बाकी डिजिटली लिटरेट नहीं है। तो पोटेंशियल तो यही कम डाउन हो गया। ओके, फिर रूरल अर्बन डिवाइड हमें देखने को मिलता है, और इसमें एक डाटा के अनुसार जो भी क्रिएटिव वर्कर्स इंडिया में वर्क करते हैं, अप्रोक्स 67% ऑफ देम वो अर्बन एरिया से होते हैं। वो तो मैंने अभी ऊपर के डाटा में भी बताया आपको। फिर इंडिया की एक आईपीआर रिजीम है। चलो हम कोई क्रिएटिव वर्क या क्रिएटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्रिएटिव सर्विसेज देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका हम पेटेंट जब करवाने जाए भारतीय ऑफिस में तो पता चलता है कि भाई 5 साल लगते हैं, अप्रोक्स 58 मंथ्स ऑन एवरेज। तो भाई उसको आगे बढ़ने से पहले ही 5 सालों का इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। और जबकि दूसरे देश की बात करें, यूएस में सिर्फ 23 मंथ्स। और ये सिर्फ इस क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में ही ना लिखें आप, इसको आप दूसरे पहलू से भी लिंक कर सकते हैं। इकोनॉमिक चैलेंजेज या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर कोई प्रोडक्ट इनोवेशन से रिलेटेड चैलेंज का क्वेश्चन आता है तो भी आप लिख सकते हैं भाई आईपीआर जो अप्रूवल का टाइम है वो बहुत ही कम है ना। कोई प्रोडक्ट हमने बनाया, उसका पेटेंट करना चाहे तो 5 साल इंतजार करेंगे भाई। तो नेक्स्ट इश्यू की बात करें तो इनहेरेंट इश्यूज ऑफ द सेक्टर लाइक फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, इनइफेक्टिव मार्केट एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी की भी कमी होती है कहीं कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में। उसके बाद inadequate recognition and lack of awareness about local culture and arts in India। और एक
इश्यू ये है जो आप खुद समझ सकते हैं, ट्रेडिशनल कैरियर प्रेफरेंसेस, यानी कि हम कुछ क्रिएटिव सर्विसेज लाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन पता चला कि उसको रोकने के पीछे क्या चीजें रहती है, हमारी ट्रेडिशनल कैरियर प्रोफेसर, कि भाई या तो गवर्नमेंट जॉब कर लो सेटल हो जाओ, या फिर अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग या मेडिकल कर लो सेटल हो जाओ। तो मतलब कुछ गिने चुने प्रोफेशन ही हम चुनते हैं, जिसके कारण वास्ट इनोवेटिव पोटेंशियल हमारा धरा का धरा रह जाता है। और नॉर्थ इंडियन बेल्ट में ये सब चीजें ज्यादा होती है, खासकर आप देखेंगे, ऑब्जर्व भी करेंगे, यूपी बिहार, और यहाँ पर गवर्नमेंट प्रेफरेंसेस या फिर इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग प्रेफरेंसेस ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो अदर पोटेंशियल्स है वो हमारे धरे के धरे रह जाते हैं, है ना। अब जैसे देखिए, बिहार और यूपी से कोई बेस्ट डांसर भी तो हो सकता है, कोई बेस्ट म्यूजिशियंस भी तो हो सकता है, लेकिन बहुत सारे फैमिलीज डांसिंग या फिर म्यूजिक प्रोफेशंस को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अवेयरनेस कमी है, उनको लगता है कि नहीं उसमें कैरियर नहीं है, और इन ट्रेडिशनल डिग्रीज में कैरियर है, ट्रेडिशनल प्रोफेशंस में कैरियर है, पैसा है, ऐसा लगता है। तो अवेयरनेस की भी एक दिक्कत होती है यहाँ पर। ओके, तो ये हमने देखा। उसके बाद देखिए इनिशिएटिव्स क्या है टू सपोर्ट क्रिएटिव इकोनॉमी। तो एक तो नेशनल पॉलिसी ऑन आईपीआर, ताकि ये जो आपका लॉन्ग टाइम लेता है आईपीआर क्लियरेंसेस में कम किया जा सके। यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, जो वेरियस कल्चरल डोमेन में कॉपरेशन बढ़ाता है, डिजाइन, फिल्म, क्राफ्ट्स, मीडिया, आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक। फिर जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं, जो फोक आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। फिर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, इसके अंतर्गत जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं, चाहे यूट्यूब के हो, इंस्टा के हो, उन सबको अवार्ड दिया जाता है, ताकि ये और ज़्यादा प्रोग्रेस करे और ज़्यादा अच्छे कंटेंट क्रिएट करे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था, डिक्लेयर किया था। तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो एक तो ये है कि भाई इंडियन कल्चर का जो रिकॉग्निशन है ग्लोबल लेवल पर बढ़ाने की जरूरत है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, ट्रेड फेयर्स ऑर्गेनाइज करके, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करके, ताकि जो बाहरी लोग हैं, जो नॉन इंडियन सिटीजन है, वो आकर्षित हो, टूरिज्म बढ़े, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और एक एग्जाम्पल भी दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, बस आप याद रखिए, कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आएगा चिपका देना है। उसके बाद इम्प्रूविंग द एक्सेस टू फाइनेंस, फाइनेंस की जरूरत होती है, क्योंकि भाई ये सब नई नई चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट है, लोग आइडिया निकालेंगे, पैसे की जरूरत होगी, जहाँ पैसे की दिक्कत होगी तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसके लिए आप देखिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लाए जा सकते हैं, क्राउड फंडिंग को भी प्रमोट किया जा सकता है। और फिर है रिफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फ्रेमवर्क, जैसे कॉपीराइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ये सब भी इश्यू भारत में चलती है। पता चला एक का आइडिया दूसरे ने चुरा के अपना ही धंधा शुरू कर दिया है, ये सब ना हो। उसके बाद क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं ऑन द मॉडल्स ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रिक्ट, जैसा थाईलैंड में हमें देखने को मिलता है, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये जो क्रिएटिव इकोनॉमी है वो प्रमोट हो सके। फिर इंटीग्रेटेड पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है, जो डेडिकेटली क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए हो, उसके प्रमोशन के लिए हो, जैसे यूके में क्रिएटिव इंडस्ट्रीज काउंसिल है। फिर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा, डिजिटल स्किल्स बनाना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, इन सबको प्रमोट करे युवाओं में। और एक आप देखिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है टू प्रमोट इंटर्नशिप एंड क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप एज एन अल्टरनेट कैरियर चॉइस। और इसके बाद देखिए एआई गवर्नेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में भी क्रिएटिव इकोनॉमी के स्कोप होने चाहिए। तो ये सब हमने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पहला आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी इश्यू। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स दूसरे आर्टिकल की तरफ, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है। सो द सेकेंड आर्टिकल डील्स विथ मॉडल स्किल लोन स्कीम। क्या है ये मॉडल स्किल लोन स्कीम? नाम से पता चल रहा है कि भाई कोई व्यक्ति है, उसको स्किल सीखना है ताकि वो जॉब पा सके, और जो इंडस्ट्रीज की डिमांड है वो भी फुलफिल हो साथ के साथ, तो उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम है। एक्चुअली 2015 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट।
तो उसी को रिप्लेस करके ये मॉडल स्किल लोन स्कीम लाया गया है। तो आप ऐसा समझिए। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू देते हैं कि कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उनको स्किलिंग की जाएगी। अब स्किलिंग कौन करेगा, बेसिकली डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए। अब बात ये है कि ये जो बंदा है, अब ये स्किलिंग सीखना चाहता है, चाहे एआई का हो, मशीन लर्निंग का हो, या फिर विभिन्न सेक्टर्स के स्किल हो, वो सीखना चाहता है बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी। तो उसको पैसे की जरूरत होगी, पैसे रहेंगे तभी ये एडमिशन करवा पाएगा, तभी इसको सर्टिफिकेशन मिलेगा, तभी जो इंडस्ट्रीज है उसको हायर करेंगी बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। लेकिन दिक्कत क्या आती है, पैसा ही नहीं रहता है। तो पैसे की मुसीबत को एड्रेस करने के लिए आपका मॉडल स्किल लोन स्कीम है कि भाई आप लोन लीजिए और आप अपने स्किल सीखने में इस लोन को इस्तेमाल करिए, हम इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, कम रेट पर हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। और फिर एक बार आपने वो स्किल सीख लिया तो फिर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आपको जॉब लग जाएगा और आप अर्न करेंगे बेस्ड ऑन द स्किल। ये चीजें हैं। अब क्या ये हर सेक्टर्स या हर कोर्स के लिए ये स्कीम होगा? नहीं, हर कोर्स के लिए नहीं है। जो कोर्स होगा वो अकॉर्डेंस होना चाहिए नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड एंड क्वालिफिकेशन पैक्स के अनुसार। और साथ के साथ जो भी इंस्टीट्यूशन उन्हें स्किल देगा उन्हें सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री देना होगा, क्योंकि भाई डिग्री नहीं रहेगी तो फिर इंडस्ट्री हायर क्यों करेंगे। सर्टिफिकेट ही तो एक प्रूफ होता है कि हाँ आपने ट्रेनिंग लिया है, स्किल सीखा है ना। और जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एज पर द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुसार होना चाहिए। तो कुछ गाइडलाइंस है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, पैसे लेके सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए बस कार्य करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी। तो ऑब्जेक्टिव आप देखिए, एडवांस लेवल स्किल कोर्स हो, चाहे आपका मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, कंप्यूटर के फील्ड में हो, बहुत सारे फील्ड है, इसको हम वोकेशनल भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली। ओके, तो इससे एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड ध्यान रखना है, इन डिमांड इंडस्ट्री स्किल्स। क्योंकि भाई जो डिमांड में है उसका स्किल्स अगर हम आज सीखते हैं तो कल को वो काम देगा। अगर जो पुराना हो गया है, जिसकी दरकार भी नहीं है, जो अगले 1-2 साल में फेड हो जाएगा, फिर भाई वो स्किल लेके हम क्या करेंगे। और आप देखिए जो लोन अमाउंट होगा उसको बढ़ा के, पहले मैंने आपको बताया ना पुराना स्कीम तो 1.5 लाख दिया जाता था, उसको बढ़ा के 7.5 लाख। तो इतना रुपये आप लीजिए, स्किल सीखिए, सर्टिफिकेशन लीजिए और कार्य करिए। और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन होंगे, तो प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं। उसके साथ साथ नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी दे सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं लोन्स को, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। और जो भी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस लोन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट क्या करेंगी कि भाई लेट्स से कि अगर जिस भी बंदे को या फिर महिलाओं को आपने लोन दिया, अब वो लोन नहीं चुकाया, भाग गया, तो फिर ऐसे में तो बैंक नुकसान में आ जाएगा। तो फिर बाद में बैंक जो है इन सब लोगों को लोन्स भी नहीं देंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्रेडिट गारंटी देती है कि भाई अगर लेट्स से लोन डिफॉल्ट भी हो जाता है तो जो 75% ऑफ द लोन जो आपने दिया है उसका वैल्यू हम आपको वापस दे देंगे। ये चीजें, तो अगर आ गया पैसा लोगों के द्वारा तब तो ठीक है, नहीं आया तो हम गारंटी देते हैं, क्रेडिट गारंटी, कि आप लोन दीजिए, हम आपको क्रेडिट गारंटी देते हैं। तो अब जरूरत क्या है भाई स्किल डेवलपमेंट की इंडिया में? भाई जरूरत ही जरूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा है और वर्किंग एज पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि भाई एक्चुअल वर्क जो लोग कर रहे हैं वो कम है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है हमारे देश में। तो उसका एक तरीका ये है कि भाई जॉब्स क्रिएट करो। और एक दिक्कत ये होती है कि भाई चलो जॉब्स की रिक्वायरमेंट, जॉब्स तो है, लेकिन पता चला कि अब वो स्टूडेंट्स या विद्यार्थी जो जॉब सीख कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड स्किल्स ही नहीं है जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है, तो फिर उनको जॉब नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो गैप है ना, इसको दूर करने के लिए ये स्किल प्रोग्राम एक बढ़िया है। तो इट विल इम्प्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी। और फिलहाल अगर देखें 2022-23 के डाटा के अनुसार तो 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है, जो कि काफी हाई है। इससे पहले तो और भी ज्यादा था। उसके बाद चेंजेज इन द नेचर ऑफ वर्क
इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अब ऑटोमेशन का समय आ रहा है ना, एआई का समय आ रहा है। तो भाई अगर प्रेजेंट या इन डिमांड स्किल सीखते हैं लोग तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होता जा रहा है उस हिसाब से हम स्किल सीखते हैं तो जो वर्कर्स का पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होता है, जो आपके युवा वर्ग होते हैं जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं वर्क के माध्यम से, है ना, तो उनको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो इनको प्रोडक्टिविटी डिविडेंड में कन्वर्ट किया जा सकता है वाया दिस स्किल प्रोग्राम इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज इनेबल करके, और इट इज इन सिंक्रोनाइजेशन विद द एस्पिरेशंस एंड एबिलिटी ऑफ इंडियन यूथ। ओके, लेकिन अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं स्किल डेवलपमेंट में। एक तो ये है कि पब्लिक परसेप्शन में क्या होता है कि भाई पब्लिक का विचारधारा है कि नहीं फॉर्मल एजुकेशन होना मस्ट है। ओके, और अगर फॉर्मल एजुकेशन नहीं है तो फिर भाई आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में आ जाओ, कोई दुकान खोल लो, ये सब चीजें चलती है। लेकिन कभी भी आपने ये ना सुना होगा कि भाई कोई वोकेशनल स्किल कर लो, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में कोर्स कर लो। खासकर हम ट्रेडिशनल पेरेंट्स या फैमिलीज की बात कर रहे हैं, जो नॉन है, जो अवेयर है, उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जनरली यही होता है। और ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या फिर स्किल्स है उसको लास्ट ऑप्शन देखा जाता है। ओके, तो ये निगेटिव परसेप्शन क्रिएट करता है अबाउट द वोकेशनल ट्रेनिंग कि भाई ये एकेडमिक एजुकेशन से इन्फीरियर है। लेकिन आज के समय में देखिए जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैट जीपीटी, ये सब कोर्सेज को सीख रहा है, समझ रहा है, तो वो अच्छा खासा कमा रहा है। इवन फॉर्मल एजुकेशन जिन्होंने हासिल किया है उससे भी अच्छा खासा कमा रहा है। पोटेंशियल तो है ही इसका, ठीक है, जैसे डाटा माइनिंग, इन सब में भी अच्छा खासा स्कोप आजकल देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए लैक ऑफ एडिक्वेट अप्रेंटिस इकोसिस्टम। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है कि भाई आपको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल रहा है। मतलब एक तो चलिए ठीक है कि हमने थ्योरी पढ़ा, लेकिन बिना एक्सपीरियंस के, बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के वो हम फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एक्टिविटीज को। तो इसलिए इंटर्नशिप होता है, अप्रेंटिसशिप होता है, वो इकोसिस्टम हमारे देश में बहुत कमी है, क्योंकि जनरली हम लोग थ्योरी पर ही बिलीव करके अटक जाते हैं। लेकिन अप्रेंटिस प्रोग्राम होगा तो उसकी स्किलिंग और ज़्यादा मजबूत होगी। उसके बाद देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मिसमैच। एंड नेक्स्ट इश्यू देखें तो डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच होता है। मतलब डिमांड किसी और स्किल की है, सप्लाई किसी और स्किल का हो रहा है। कभी कभी डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, ये भी चीजें होती है। लैक ऑफ मेंटरशिप एंड एडिक्वेट एक्सेस टू फाइनेंस फॉर द स्टार्टअप्स। ओके, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, तो आप देखिए स्किल इंडिया मिशंस ये चल रहा है, जो स्किलिंग करता है, व्यक्ति को री स्किलिंग अप स्किलिंग करता है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो मैंने देख ही लिया है, बता ही दिया है आपको, फॉर इम्पार्टिंग स्किल डेवलपमेंट थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एंड अप स्किलिंग एंड री स्किलिंग। अब यहाँ पर आप सोचिए कि अप स्किलिंग और री स्किलिंग में क्या अंतर होता है। उसके बाद देखिए स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से, बस ये नाम ही बस लिख दें तो काफी है। अब इसके डिटेल में नहीं जाना है कि हम इसके डिटेल में भर भर के पढ़ रहे हैं, नहीं, नाम देखना है कि हाँ एग्जामिनर को लगे कि हाँ बंदा जानता है, व्यक्ति जानता है, अवेयर है गवर्नमेंट स्कीम से, बस इतना काफी है। फिर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है जो 2008 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड है कि भाई हम बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं और जो पैसे आएंगे इस बॉन्ड से तो इसको स्किल डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा, स्किल क्रिएट करने में खर्च किया जाएगा। फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन भी है जो 2015 में लॉन्च हुआ। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये लेटेस्ट है, ये आपको जरूर लिखना चाहिए। तो जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पेश किया गया है, इसमें स्पेशल फोकस है वोकेशनल एजुकेशन का और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। ओके, तो ये आप लिखेंगे तो इससे लगेगा हाँ चलो वेरियस डायमेंशंस को व्यक्ति इंटीग्रेट कर रहा है,
तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है एग्जामिनर के नज़र में। वे एड क्या है कि आगे हम कर सकते हैं, एक तो लर्निंग कंटिन्यूम को सीमलेस बनाना पड़ेगा, मतलब जैसे हम बेसिक एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं बच्चों को, पहला दूसरा तीसरा चौथा 10वां 12वां ग्रेजुएशन, तो भाई हम क्या करते हैं, थ्योरी पर थ्योरी करवाते हैं। तो क्यों ना हम वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल साथ के साथ अप्रेंटिस प्रोग्राम, इंटर्नशिप प्रोग्राम बीच बीच में करवाते रहे विद्यार्थियों का, ताकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड इन डिमांड जो नीड है वो फुलफिल किया जा सके बच्चों की तरफ से। लेकिन हमारा क्या होता है, पहला से 10वां तक कोई कोई स्कूल में तो बच्चे लैब तक नहीं जा पाते, फिजिकल लैब, कंप्यूटर लैब, भाई एक सपना ही रह जाता है कि चलो कंप्यूटर टच करेंगे, छुएंगे, ठीक है। और यही अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो भाई तीसरे चौथे क्लास से ही बच्चे कोडिंग सीखने लग जाते हैं, कोडिंग में माहिर हो जाते हैं। और हमारा अब देखिए कि 10वां तक तो हम MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट ही सीखते हैं। तो ये सब दिक्कत है कि नहीं, इसलिए हम बोलेंगे कि हम पीछे रह जाते हैं कंप्यूटर इनोवेशन में। उसके बाद देखिए होलिस्टिक पॉलिसी इंटीग्रेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट, लाइक जो भी स्किल डेवलपमेंट है उसको लेबर, सोशल, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, टेक्नोलॉजिकल और रीजनल पॉलिसीज के साथ इंटीग्रेट करिए कि भाई अगर सोशल पॉलिसीज हम ला रहे हैं तो कैसे हम स्किल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करें इनसे पॉलिसी में। फिर इंडस्ट्री एजुकेशन अलाइनमेंट जरूरी है कि भाई कोलैबोरेशन हो इन सब का, कि अगर कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज शिक्षा दे रही है तो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके हम अप्रेंटिस इंटर्नशिप प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि बच्चों को ट्रेनिंग मिले, स्किल मिले। अडॉप्टेड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसके बाद इंक्लूसिव स्किल एसेस होना चाहिए कि भाई रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो इनको ज़रूरत भी है, जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल भी है, तो इनको भी प्रायोरिटी दी जाए। उसके बाद एक रिकमेंडेशन है शारदा प्रसाद कमेटी का, और ये आप मेंशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसमें क्या बोला गया कि एक रीइम्बर्सेबल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन फंड क्रिएट होना चाहिए, और इसके तहत जो 10 और उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है ना, वहाँ पर वो क्या करेंगे, 2% ऑफ देयर टोटल वेजेज एक्सपेंस इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बाकी इसका इस्तेमाल स्किल डेवलपमेंट सबके लिए किया जाएगा। उसके बाद देखिए डेडिकेटेड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको हम कहेंगे VETCS ऑन द पैटर्न ऑफ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेज। ये बेसिकली क्या करेंगे, वोकेशनल कोर्सेज रन करेंगे इन द इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, प्लस 2 एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो है वो मैंडेट किए गए हैं फॉर द ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास आउट के लिए, ताकि वो 12th के इक्विवेलेंस हो सके, 12th क्लास। उसके बाद अपवर्ड मोबिलिटी होना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स हमने दूसरा आर्टिकल डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा अच्छे से, बेसिक के साथ। चलते हैं हम तीसरे आर्टिकल की तरफ, जो है हमारा ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, तब जाके हम कंटेक्स्ट को भी समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि अगर आप अर्बन एरियाज में रहते हैं, खासकर अगर दिल्ली में रहते हैं, लेट्स से मुंबई में रहते हैं, तो आपने देखा होगा मेट्रो को, ठीक है। कुछ मेट्रो का स्टेशन होता है कुछ किलोमीटर पर, है ना, और उस मेट्रो स्टेशन के आसपास देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, होटल्स होते हैं और रोड्स होते हैं। उसके साथ साथ पाथवे होते हैं, बाईसाइकिल पाथवे भी कहीं कहीं होते हैं साइकिल चलाने के लिए। तो ये क्या है, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। भाई जहाँ जहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जहाँ पर मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, खासकर सिटी की बात हो रही है, तो उसके आसपास के एरिया को डेवलप किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि वहाँ पर इकोनॉमिक इंगेजमेंट, सोशल इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़े और ओवरऑल सिटी का विकास हो, डेवलपमेंट हो, प्रॉस्पेरिटी बढ़े सिटी की। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, और हम एक सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ सिस्टम या सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ सेंटर्स के रूप में इन सिटी को निकाल सके। ग्रोथ सेंटर क्या होता है, ग्रोथ सेंटर हुआ कि चलो ये हमने एक लोकेशन पर कुछ हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया जिससे लोगों का आकर्षण बढ़ गया इस रीजन के प्रति, तो जमीन खरीदने लगेंगे, बिल्डिंग्स बनाने लगेंगे, ठीक है, होटल्स आने लगेगा,
जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई कोई पहले एरिया था, वहां पर मेट्रो पास नहीं होता था, एक मेट्रो स्टेशन बना दिया, अब धीरे धीरे उस एरिया में लोग आने लगेंगे, बिजनेसेस आने लगेंगे, ठीक है, वर्क आने लगेगा, साथ के साथ होटल्स, रेसिडेंट्स, जमीन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, वेल्थियर पर्सन यहाँ आने लग जाएंगे, है ना। तो ये है आपका ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, और यूनियन गवर्नमेंट इस पर अच्छे से फोकस करना चाहती है। अब कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। तो यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान बनाएगी 14 बड़े सिटीज के लिए जहां पर पॉपुलेशन 30 लाख या उससे ऊपर है। ओके, तो हमने बेसिक आपको बताया ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग है उसके साथ साथ हम लैंड यूज प्लानिंग को इंटीग्रेट कर दें, ताकि हम पार्टिकुलर सिटी को सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करें, और वहां पर वॉकेबल एरिया होना चाहिए। ओके, और बहुत सारे सर्विसेज उस रीजन में, लोकेशन में प्रोवाइड हो रहे हों, तो इकोनॉमिक बूस्ट अप होगा। तो आप इसको बस इमेजिन कर लीजिए, अगर आप दिल्ली में हैं, कोई अर्बन सिटी में है, पटना में है, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। ये कोई सिर्फ मेट्रो ही नहीं है, हो सकता है ये कोई बस स्टैंड हो, ठीक है, वहां पर भी लोग आ सकते हैं, रैपिड ट्रांजिट स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेट्रो के नाम पर आपको समझना है, डायमेंशन इसके बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर जॉब क्रिएशन, हाउसिंग सर्विसेज सब कुछ आ जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन के आसपास सब कुछ डेवलप होने लगते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू समझ जाएंगे तो आपको इस आर्टिकल को समझने में आसानी हो जाएगी। अब कंपोनेंट्स क्या है टीओडी के, तो एक तो इन्फ्लुएंस जोन रहता है। इन्फ्लुएंस जोन क्या है? एरिया नियर द ट्रांजिट स्टेशन। तो ये आप देख रहे हैं, ये ट्रांजिट स्टेशन है, तो उसके आसपास का जो एरिया है वो आपका इन्फ्लुएंस जोन में आ गया, ठीक है, उस ट्रांजिट स्टेशन के इन्फ्लुएंस में आ गया। और वहां पर आपका वॉकिंग डिस्टेंस, हाई डेंसिटी कम्पैक्ट डेवलपमेंट विथ मिक्स्ड लैंड यूज देखने को मिलता है। क्यों? ताकि वहां पर जो लोग आ रहे हैं उनके नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ओके, और साथ के साथ वहां पर लोगों का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है, तो चांसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के ज्यादा होंगे, और इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा गवर्नमेंट को या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी, और पॉल्यूशन और कंजेशन में भी कमी आएगी, क्योंकि ये मास ट्रांसपोर्ट है। तो मास ट्रांसपोर्ट में लोग एक एक व्हीकल लेकर नहीं टहलेंगे, बल्कि मास ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करेंगे, तो इमिशंस कम होगा, जीएचजी इमिशंस कम होगा, तो हम अपने क्लाइमेट गोल्स को भी फुलफिल कर सकते हैं। जैसे आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, तो एक डिब्बे में आपका लेट से कि भाई 40-50 लोग आ जाते हैं। अब भाई 40-50 लोगों की अपनी अपनी गाड़ियां होती, तो भाई 40-50 लोग इंडिविजुअली ग्लोबल इमिशंस करते कि नहीं करते, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए मैंडेटरी एंड इंक्लूसिव हाउसिंग, ये आपका उसके आसपास होता है हाई इन्फ्लुएंस जोन में। उसके बाद मल्टी मोडल इंटीग्रेशन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आपका ट्रांजिट रूट हो, उसके साथ साथ रोडवेज होंगे, बाईसाइकिल का रूट होगा, पेडेस्ट्रियन यानी कि जो लोग हैं उनको चलने का भी रास्ता होना चाहिए, और ये सब आप देख ही सकते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस ऑब्जर्वेशन का खेल है। आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा, हम जैसे जैसे बातें आपसे साझा कर रहे हैं। उसके बाद वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस, आसपास के इलाके में पार्क हो सकता है, स्ट्रीट वेंडर हो सकता है, ओपन स्पेसेस हो, प्ले ग्राउंड हो, पार्क्स हो, ये सभी उस रेंज में आ जाए। ओके, तो सिग्निफिकेंस क्या है टीओडी का? तो एक तो एग्लोमरेशन इफेक्ट, कि जैसे जैसे ट्रांजिट रूट अपना पैर पसारेंगे वहां पर, उसके साथ साथ स्ट्रीट वेंडर्स आने शुरू हो जाएंगे, रियल एस्टेट्स आना शुरू हो जाएगा, ओके, और जॉब्स क्रिएट होनी शुरू होंगी, तो इसको कहते हैं एग्लोमरेशन इफेक्ट। एक इफेक्ट के कारण विभिन्न सेक्टर्स को प्रमोशन मिल रहा है। ओके, उसके बाद लिवेबल सिटीज बन सकेगा विद द हाई क्वालिटी पब्लिक एरियाज, एंड जो कम्युनिकेशन, जो कम्यूटिंग डिस्टेंस है वो कम होंगी बिकॉज ऑफ दिस पब्लिक सर्विसेज एंड मास कम्युनिकेशन, मास ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। और आप देखिए कि जब हम बात करते हैं दिल्ली की रैंक की ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार 141 है, और मुंबई की 173 सिटीज है। तो ऐसा नहीं है कि खराब है, क्योंकि भाई 193 कंट्रीज के आसपास है, तो उसमें बहुत सारी सिटीज होती हैं, और भारत का दिल्ली 141 रैंक कर रहा है, तो कोई खराब नहीं है। हाँ, सुधार की गुंजाइश तो है ही।
जैसे पोल्यूशन वाला एक बड़ा फैक्टर होता है दिल्ली में। उसके बाद देखिए इफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, ओके, और इट विल बी मोर अट्रैक्टिव एंड एफिशिएंट ऑप्शंस फॉर द पब्लिक, एंड मास ट्रांजिट से ज़्यादा लोगों की सवारी की जा सकेगी, और जितना ज़्यादा लोग सवार होंगे उतना ज़्यादा पैसे जनरेट होगा, इकोनॉमी उस सिटी की बढ़ेगी, ग्रो होगी, सिटी विल बी फाइनेंशियली वायबल। उसके बाद इम्प्रूव फाइनेंसिंग में आप समझिए कि जमीने के दाम बढ़ने लग जाएंगे जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट इनिशिएट होंगे, ओके, तो इससे भी गेन होगा। उसके बाद क्लाइमेट फ्रेंडली है, हमने आपको बता ही दिया है, कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। उसके बाद लोकल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, शॉपिंग सुविधाएं सब आने लग जाएंगी। ग्रीन स्पेसेस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है फॉर दिस सेक्टर, तो थोड़ा इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो है आपका नेशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी। इसके 3 मुख्य एम हैं। एक तो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिटीज करो, किस बेसिस पर, तो प्राइवेट व्हीकल डिपेंडेंट जो सिटीज है उसको हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करें, तभी तो आप देखेंगे कि जगह जगह पर मेट्रो सर्विसेज लाया जा रहा है, रैपिड ट्रांजिट सर्विसेज लाई जा रही हैं, फीडर सर्विसेज, फीडर बस सर्विसेज लाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल बस लाई जा रही हैं, है ना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट किया जाए और लिवेबल एंड अफोर्डेबल कम्युनिटीज का माहौल क्रिएट किया जाए, ताकि लोग वॉक करें तो उनको ये ना लगे कि भाई हम रोड पर वॉक कर रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक डेडिकेटेड पेडेस्ट्रियन होना चाहिए। हालांकि इसका वायलेशन हर दिन हम देखते हैं, जो पेडेस्ट्रियन है वहाँ पर दुकानें लगा दी जाती हैं, वहाँ पर जो आपके 2 चकिया वाहन है वो चलाने लग जाते हैं लोग। उसके बाद देखिए मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 लाया गया। उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन तो है ही, इसमें आपका ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर ही बेस्ड है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन सबको प्रमोट किया जाएगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये जो है फंड क्रिएट किया गया, और इसमें जो पैसे आएंगे कहाँ से आएंगे, तो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बैंक्स फेल कर जाते हैं अपने टारगेट को मीट करने के लिए, तो उनको चार्जेज या फाइन देना पड़ता है, तो वो पैसे इसमें कंट्रीब्यूट होते हैं, जिसके मदद से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया जाएगा टायर 2 टियर 3 सिटीज में, ओके, टायर नहीं होता है, टियर होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके बाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट की, भाई सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिट स्टेशन नहीं, उसके साथ साथ बाईसाइकिल पाथवे, पेडेस्ट्रियन पाथवे, मेट्रो रेल सिस्टम, ये सब होने चाहिए। लोकल इनिशिएटिव्स भी लिए जाएंगे, ले रहे हैं स्टेट जैसे दिल्ली और मध्य प्रदेश, ताकि अपने खुद के टीओडी प्लान्स पर वो विकास कर सके। तो 8 प्रिंसिपल्स क्या है इंक्लूसिव एंड रेजिलेंट टीओडी का, तो आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लें, आप समझ जाएंगे, हम इसमें टाइम नहीं खर्च करेंगे। और आप देखिए कि कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इनको अपने मेंस राइटिंग में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन में काम आएगा, मल्टीपल थीम्स में इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के अन्य क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, और पॉल्यूशन रिमूवल सब में भी यूज कर सकते हैं, रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर आपका ट्रांजिशन, ये जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें। तो चैलेंजेस क्या है टीओडी को लेकर, तो एक तो सोशल इंक्लूजन हो सकता है, यानी कि जैसे जैसे ट्रांजिट एरिया विकसित होगा, ट्रांजिट स्टेशन के पास लोगों का इंक्लूजन बढ़ेगा, तो समझिए कि उस जगह का रेंट बढ़ सकता है, उस जगह का प्रॉपर्टी का दाम बढ़ सकता है। तो ऐसे में जो गरीब लोग वहाँ पर रह रहे थे, किराए पर हो सकता है रह रहे होंगे, अब रिच पीपल वहाँ पर आने लगे, तो भाई उनको किराया देना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई सप्लाई एंड डिमांड पर आधारित है। तो अब जो है रिच पीपल ज़्यादा पैसे ऑफर कर रहे हैं रेंटर्स को, मतलब जो आपके ऑनर्स हैं उनको, तो गरीब लोग को तो बाहर निकाल दिया जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ क्या, जमीन सबके दाम महंगे पड़ जाएंगे, तो जो गरीब लोग हैं, मिडिल सेक्शन लोग हैं, वो वहाँ पर जमीन भी नहीं खरीद पाएंगे। इसी प्रोसेस को हम जेंट्रिफिकेशन कहते हैं। मतलब क्या है कि वेल्दियर पीपल मूव्स टू लो इनकम रीजन बिकॉज ऑफ एनी इंसेंटिव्स और एनी डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स, है ना। नहीं देखते हैं आप कि अगर कोई जगह से मेट्रो गुजरने वाला है या फिर कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो जमीन की दाम कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो यहाँ पर जमीन में इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई 5 साल बाद इसका तो प्राइस है डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, है ना। उसके बाद लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है,
इनएडिक्वेट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट्स, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, पैसे की भी दिक्कत आ जाती है। तो क्या वे फॉरवर्ड है? तो इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक का 3 वैल्यू फ्रेमवर्क है, उन्होंने प्रपोज किया था फॉर गाइडिंग द ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान की कैसे हम आगे टीओडी को प्रमोट कर सकते हैं। तो एक तो 3 वैल्यूज जो है ट्रांजिट स्टेशन के उसको एड्रेस करिए तो ठीक हो जाएगा। एक तो नोड वैल्यू है जिसमें स्टेशन के इम्पोर्टेंस को बताया जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस है इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन पैसेंजर ट्रैफिक कनेक्शंस। उसके बाद प्लेस वैल्यू जिसमें हम उस पार्टिकुलर एरिया की क्वालिटी और अट्रैक्टिवनेस देखते हैं। उसके बाद मार्केट पोटेंशियल वैल्यू, जो अनरियलाइज पोटेंशियल है मार्केट की उस रीजन की, उसको हम अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन डिमांड फॉर द लैंड सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये हमने पूरा टॉपिक आपको डिस्कस किया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इकोनॉमी के सेक्शन का। ठीक है, तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड इंडेक्सेशन बेनिफिट। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको कंसेप्ट समझाना पड़ेगा और ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप समझिए कि कैपिटल गेन्स क्या होता है। जैसे आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे आपके पास लैंड हो सकता है, ओके, या फिर कोई वेल्थ हो सकता है। तो जब आप इसको सेल करेंगे तो पहले से ज़्यादा दाम आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट बना उसको हमने क्या कहा, गेन। अब भाई जब गेन हुआ तो सरकार को तो टैक्स देना पड़ेगा ना, बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, क्या रिक्वायरमेंट है, कितना थ्रेशोल्ड है, टैक्स देना पड़ेगा। तो उसी टैक्स को हम क्या कह देते हैं, लॉन्ग मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स। अब ये कैपिटल गेन्स टैक्स शॉर्ट टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है। कम पीरियड का अगर हुआ, कम पीरियड में आपने सेल किया और जो टैक्स बना वो हो गया शॉर्ट टर्म। लॉन्ग पीरियड 1 साल 2 साल 3 साल तक आपने जमीन को रखा, 10 साल तक रखा फिर बेचा, तो वहां पर हो गया आपका क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। ओके, तो ये आपने समझ लिया होगा। और ये आप हमें बताइए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, ये आपको खुद सोचना होगा। अब चलते हैं कंटेक्स्ट की तरफ। तो लोकसभा ने फाइनेंस बिल 2024 को क्लियर किया, अमेंडिंग द लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स प्रोविजन ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखना है इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने बताया इमूवेबल और मूवेबल। इमूवेबल मतलब जिसको मूव नहीं कर सकते, लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इक्विटी शेयर्स ये आपका क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। ओके, ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। तो क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं? तो पहली बात तो ये कि जो अमेंडमेंट किया गया है इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को एबलिश कर दिया गया है। अब आप समझेंगे, पूछेंगे कि इंडेक्सेशन बेनिफिट्स क्या है। तो आप समझिए कि कोई प्रॉपर्टी लेट से हमने 10 साल पहले खरीदी थी 100 रुपये में, अब भाई अगर उसको हम 10 साल बाद बेच रहे हैं तो मान के चलिए कि उसका जो वैल्यू है बढ़ के 200 हो गया। लेकिन आप ये भी तो देखिए उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ा होगा ना, इन्फ्लेशन भी चल रहा है। तो लेट से कि भाई 10% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो पिछले 10 साल में टोटल नेट जो इन्फ्लेशन हुआ 10% का हुआ, तो भाई 10 रुपये वो हमारा इन्फ्लेशन ने खा गया। तो एक्चुअली जो हमारा नेट गेन हुआ क्या हुआ, 200 जो हमने सेल किया लेट से और 100, ये तो हमारा चलिए ठीक है 100 हुआ, लेकिन नेट गेन ये नहीं हुआ। नेट गेन हुआ जब हम इन्फ्लेशन को भी मैनेज कर दे तो फिर हमारा क्या हुआ, 90 रुपया ही नेट गेन हुआ, है ना। तो हम जो टैक्स देंगे वो 90 रुपया पर देंगे अगर हम इंडेक्सेशन पैरामीटर को फॉलो करते हैं तब, क्योंकि यहाँ पर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर ले रहे हैं। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो क्या कुछ प्रोविजंस है इस अमेंडमेंट एक्ट के,
तो इसमें चॉइसेस दिए गए हैं टैक्स पेयर्स को कि भाई जो हमारा ओल्ड स्कीम था या रिजीम था जिस पर आप लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स पे करते थे, तो अगर वो जो एक्वायर प्रॉपर्टी है वो जुलाई 23 2024 से पहले की है, तो आप यहाँ पर दो में से एक चूज कर सकते हैं। या तो आप 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दीजिए विद द टैक्सेशन बेनिफिट जब भी आप प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, या फिर आप न्यू स्कीम्स अडॉप्ट कर सकते हैं जिसके तहत आप 12.5% ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दीजिए, लेकिन इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब भाई जो भी बेच रहे हैं प्रॉपर्टी को, अब वो एनालाइज करेंगे कि भाई हमें किस में फायदा है, वो चूज करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान ये रखना है कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया आफ्टर दिस कट ऑफ डेट यानी कि जुलाई 23 2024, तो फिर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यू रिजीम ही लागू होगा। यानी कि कल को वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उनको पहला वाला चॉइस नहीं मिलेगा, पुराना वाला जो चॉइस है इंडेक्सेशन वाला वो नहीं मिलेगा, नए स्कीम्स के साथ ही उनको जाना पड़ेगा। यानी कि आप 12.5% LTCG टैक्स देंगे और इसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर बस टैक्स की रेट है वो कम कर दी गई है और इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है, तो आप देखिए, एक तो कैपिटल गेन्स टैक्स पहले मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम द सेल ऑफ द कैपिटल एसेट। रियल एस्टेट, लैंड हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है। बॉन्ड में भी क्या है आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है। कोई कोई बॉन्ड जो है 3 साल 4 साल के लिए होते हैं, 10 साल के लिए होते हैं। तो भाई जब उसको भजाएंगे तो फिर उसको गेन्स होगा, उस पर सरकार को टैक्स देना होता है। ओके, और 2 टाइप से मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और आप देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में क्या है, लॉन्गर पीरियड्स तक आप उस एसेट को रखते हैं, बेचते हैं, तब आपको ये देना पड़ेगा। और ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि जो लॉन्ग टर्म का जो पीरियड है वो सब सेक्टर्स के लिए सेम ही है। किसी के लिए 12 मंथ क्रॉस कर गया तो वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, किसी के लिए 3 साल या 2 साल क्रॉस कर गया वो हो सकता है, लेकिन उसके निटी-ग्रिटीज में नहीं जाना है, इसलिए मैंने इसको बता भी नहीं रहे। और कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स किया जाता है, तो अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, मतलब अगर आपने म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में इन्वेस्ट किया और आपने लेट्स से कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड पीरियड तक उस एसेट को, उस शेयर्स को रखे रहा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो आपका हुआ, मतलब लेट्स से कि आपने शेयर खरीदा एक एक्स वैल्यू का और आपने वाई वैल्यू में सेल कर दिया उसे, है ना, एक टाइम पीरियड के बाद। तो अगर आपका जो गेन हुआ इसमें 1.25 लाख या उससे ऊपर का हुआ, तो आप 12.5% टैक्स पे करेंगे इस प्रॉफिट पर, और इसमें कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट लागू नहीं होगा क्योंकि इसको तो हटा दिया गया है। बाकी जो अन्य एसेट्स हैं लाइक प्रॉपर्टी, इस पर टैक्स किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अमेंडमेंट्स। तो इंडेक्सेशन मैंने आपको बताया, एडजस्टिंग द परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट फॉर इन्फ्लेशन व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन्स, मैंने एक शॉर्ट एग्जांपल्स में आपको बता दिया। और यूनियन बजट 2024 एलिमिनेट कर देता है इंडेक्सेशन बेनिफिट फॉर ऑल एसेट, बट जो आपके जुलाई 23 2024 से पहले के प्रॉपर्टी हैं उनके लिए ऑप्शंस दिया गया है, मैंने आपको बताया। और कैसे निकाला जाता है, तो कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है टू फाइंड आउट द इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस ऑफ एन एसेट। और कैसे निकालेंगे, आप देखिए ये फॉर्मूला दिया गया है, जो कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ द एसेट। तो इससे हमने इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस निकाल दिया। ओके, और ये जो कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिफाई करती है हर साल, ये ध्यान रखना है। तो बेनिफिट्स क्या होगा इंडेक्सेशन का, मतलब इंडेक्सेशन का बेनिफिट्स क्या होता है, तो एक तो ये है कि इन्फ्लेशन के जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उनको टैक्स लायबिलिटी कम पड़ती है, कम टैक्स देना पड़ता है। अगर इंडेक्सेशन हटा दिया गया, पता चला टैक्स रेट भी आपका 20% रखा, तब तो भाई इन्फ्लेशन की मार हो जाएगी। उसके बाद देखिए
इंडेक्सेशन का एक और बेनिफिट होता है कि जो टैक्स पेयर्स है वो पे तो करेंगे टैक्स रियल गेन्स पर एज कम्पेयर टू द प्रिवेलिंग प्राइसेस, क्योंकि प्रिवेलिंग प्राइसेस में इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। रियल गेन्स में हम देखेंगे भाई इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके हम फिर टैक्स पे करेंगे। लेकिन जो करंट अमेंडमेंट्स हुए हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो एक तो ये कि फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है टैक्स कैलकुलेशन में। ये मैंने आपको बताया कि भाई आप ए चुन सकते हैं या बी चुन सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी गई है तो नए वाला ही लागू होगा, ये बात भी है। ठीक है, तो फिर दूसरा है आपका रियल एस्टेट ग्रोथ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप क्या चुनना चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि टैक्स रेट भी कम की गई है। इससे क्या होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर का ग्रोथ होगा, लोग खरीदेंगे उसको, लंबे समय के लिए प्रिजर्व करके रखेंगे ताकि लॉन्ग टर्म गेन्स हो उनका। उसके बाद ब्लैक मार्केट भी कब हो सकेगा, क्योंकि टैक्स बर्डन थोड़ा कम किया गया है ना, भले ही इंडेक्सेशन खत्म किया गया है लेकिन टैक्स बर्डन कम किया गया है, तो इससे ब्लैक मनी सब प्रमोट नहीं होगा और ग्रेटर कंप्लायंस लोग रखेंगे टैक्स लॉज के रिगार्डिंग। तो कंसर्न्स क्या है, जो कुछ दिक्कतें क्या है विद दिस अमेंडमेंट? तो एक तो टैक्स लायबिलिटी हाइयर हो सकती है। पता चला कि भाई जो 20% वाला रेट था विद इंडेक्सेशन वो टैक्स पेयर्स को अच्छा फायदा पहुंचा रहा था, लेकिन ये जो न्यू कंसेप्ट लाया गया है 12.5% वाला विदाउट टैक्स इंडेक्सेशन, इससे नुकसान हो रहा है, तो फिर टैक्स लायबिलिटी बढ़ सकती है। और ये हर केस में नहीं, कुछ कुछ केसेस में हो सकती है। उसके बाद देखिए मैं लीड टू ब्लैक मनी ट्रांजेक्शंस ड्यू टू पोटेंशियल सेल ऑफ प्रॉपर्टीज एट सर्कल रेट्स। सर्कल रेट्स क्या होता है? मिनिमम प्राइस एट विच ए रियल एस्टेट इज सोल्ड, मिनिमम प्राइस पर जो सोल्ड किया जाता है। और टैक्स एवेजन भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर टैक्स लेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है तो जो एसेट्स है उसको अंडर वैल्यू करके लोग बेचेंगे, और अंडर वैल्यू करके बेचेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। जैसे 100 का कैपिटल गेंस एक्चुअली हो रहा है लेकिन वो दिखा रहा है कि भाई 50 का ही हुआ, तो भाई जो 100 पर टैक्स लगता है वो 50 पर ही लगेगा, तो टैक्स इवेजन हुआ कि नहीं। फिर डिसइंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट, ये जो हाइयर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी लोगों के ऊपर तो मे डिस्करेज इंडिविजुअल्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी पार्टिकुलरली इन द लॉन्ग टर्म एसेट। तो ये हमने कुछ कंसर्न्स देखा, और ये एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, वैसे हमने जो बताया आप उससे भी समझ सकते हैं। ओके, तो बाकी क्या है कि आप देखिए इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को अगर हम रीस्टोर करते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन द प्रॉपर्टी सेल्स, तो ये फेयर एंड इक्विटेबल मेजर्स होगा दैट बेनिफिट बोथ द टैक्सपेयर एंड द इकोनॉमी। लेकिन उसके साथ साथ कंसर्न्स भी है रिगार्डिंग द अनफेयर कट ऑफ डेट एंड अंडर वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में, और वो डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये कुछ अमेंडमेंट आपको ध्यान रखने, कट ऑफ डेट याद रखने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो ये हमने पूरा डिस्कस किया फ्रेंड्स। अब देखिए न्यूज इन शॉर्ट्स है तो हम इसको हाईलाइट करके आपको पीडीएफ दे देंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं। एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो क्यों मुंह दर्द करवाना। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, जो इम्पोर्टेंट होगा मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, उसको हम डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट करके आपको सेंड कर देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ से डाउनलोड करिए पीडीएफ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचा है आपका साइंस एंड टेक का टॉपिक, तो हम उसे साइंस एंड टेक के टॉपिक में देखेंगे। तो डोंट वरी, वी आर हेयर, वी आर हेल्पिंग यू। बस आपको हमें सपोर्ट करते रहना है। आप हमारे यूट्यूब मेंबरशिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, so that we also benefit. Thank you very much.